गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 11th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 शांति। फिर हम अखबार उठा के देखते हैं तो उसमें आतंकवाद, नरसंहार, कत्ल, इन सब की घटनाओं से अखबारों में छाई हुई रहती है। तो आज जिस चीज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है शांति। राजनेता, पत्रकार, दूरदर्शी, दार्शनिक, ये सब जिस चीज का राग लाते हैं वह है शांति। तो आज इस चैप्टर में बेटा अपन शांति का अर्थ, संरचनात्मक हिंसा, अहिंसा और शांति राजनीति विज्ञान की कितनी महत्वपूर्ण विचारधारा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन भूमिका में आते हैं। वर्तमान में लोकतंत्र, न्याय, मानवाधिकार, इन सब की तरह शांति भी एक महत्वपूर्ण या वांछनीय अवधारणा बन गई है। लेकिन हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि आज शांति को जो महत्व दिया जा रहा है ये अपेक्षाकृत हाल फिलहाल का विषय है। प्राचीन समय में शांति की बजाय युद्ध को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अगर हम अतीत में चलते हैं तो सबसे पहले उल्लेख करेंगे जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का। इन्होंने युद्ध को महिमा मंडित किया, युद्ध के बारे में बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है और ये मानते थे, उनका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, युद्ध के द्वारा ही सभ्यताओं का विकास हो सकता है। कुछ अन्य विचारक थे उस समय के जिन्होंने शांति को बेकार अवधारणा बताया और संघर्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण अवधारणा बताया, एक जीवंतता के रूप में, साहस के रूप में, बहादुरी के रूप में बताया। इसके अलावा इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेड परेटो, इन्होंने भी अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का ही निर्माण किया। अपने लाभों के लिए इन्होंने बताया कि समाज में ताकत का इस्तेमाल किया गया और जो साहसी लोग होते थे इन्हें शेर के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका मतलब ये चेताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। शांति तकरीबन सभी धार्मिक उद्देश्यों में केंद्रीय महत्व का विषय रहा है। शांति के पक्षधर महात्मा गांधी, महावीर स्वामी शांति के प्रमुख समर्थक रहे। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। अपन बात कर सकते हैं इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए और कुछ घटनाओं के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी हमने पढ़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं 20वीं शताब्दी घटनाओं का, जैसे कि फांसीवाद या नाजीवाद। जर्मनी में नाजीवाद में यहूदियों का खून बहाया गया, फांसीवाद में भी विरोधियों को दबाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी करोड़ों की संख्या में नागरिक मारे गए। और सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख अपन कर सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की घटना हिरोशिमा और नागासाकी। ये जापान के वो दो शहर हैं जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और इससे 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए। उससे भी कई अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव में मरे और आज भी वहां पर इन विकिरणों का प्रभाव देखा जा सकता है। और जो मरने वालों की संख्या थी वो किसकी थी? आम नागरिकों की। तो युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण हम शांति को मान सकते हैं। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया ने अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए महाशक्तियों ने, जिनमें उल्लेख कर सकते हैं अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन्होंने भी आणविक शस्त्रों का जखेरा खड़ा किया, बड़े पैमाने पर एक दूसरे को प्रतिद्वंदिता दी। क्यूबा संकट, क्यूबा मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है और ये कब आरंभ हुआ? जब अमेरिकी जासूसी विमानों को अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ की आणविक मिसाइल के बारे में पता चला
और इस क्यूबा संकट की समाप्ति कब हुई? जब रूस ने इन आण्विक मिसाइलों को क्यूबा से हटा लिया। जो लोग युद्ध का गुणगान करते हैं उन्हें हम बता सकते हैं कि युद्ध कोई महान घटना नहीं है, बल्कि शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है आम नागरिकों की जीवन की रक्षा के लिए। तो बेटा अपन शांति के अर्थ की चर्चा करते हैं। सबसे पहले युद्ध का अभाव ही शांति है, लेकिन ये छोटा सा अर्थ हो जाता है। इससे अगला कदम अपन ये ले सकते हैं कि युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल, सभी प्रकार की हिंसक संघर्षों का अभाव, जहां पर मारपीट नहीं है किसी भी प्रकार की, तो उसे अपन क्या कहेंगे? शांति। हालांकि शांति बहुत विस्तृत और व्यापक अवधारणा, इनको हम शब्दों में नहीं बांध सकते, लेकिन हाँ इतना हम मान सकते हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसक संघर्षों का अभाव शांति। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था विद्यमान थी। इसमें कुछ खास समुदाय के लोगों को अस्पृश्य माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, और इस घटना ने उस समुदाय को सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बनाया। हालांकि वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध मानता है। आज अस्पृश्यता नहीं है, लेकिन वो जख्म उसे उभरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इसमें भी काफी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया है। पश्चिमी देशों में वर्ग आधारित भेदभाव नजर आते हैं। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबंध है, जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। काम अधिक लिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है। विकसित देशों में भी निम्न वर्ग के लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है, तो वहाँ पर भी वर्ग के आधार पर भेदभाव पाया जाता है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के आधार पर। पितृसत्ता के आधार पर जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, तो जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसमें भी भेदभाव अपन देख सकते हैं महिलाओं के साथ। महिलाएं उत्पीड़न और शोषण का शिकार होती है, भ्रूण हत्या होना, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को महत्व देना, बाल विवाह, पत्नियों को पीटना, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर भ्रूण उत्पीड़न, बलात्कार और घर की इज्जत के नाम पर कई बार शोषण या उत्पीड़न देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में पुरुषों पर 919 स्त्रियां पितृसत्तात्मक विध्वंस का मन स्पर्शी सूचक है। कन्याओं को भ्रूण हत्या अर्थात गर्भ में ही मार दिया जाता है। हालांकि आज ऐसा होना लगभग असंभव है। उपनिवेशवादी विदेशी शासन के रूप में प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए हम गुलाम रहे, हम पर गुलामी थोप दी गई, पर आज परिवर्तन हो चुका है। अपन इजराइल की बात करते हैं। इजराइल प्रभुत्व के खिलाफ फिलिस्तीनी संघर्ष की अपन बात कर सकते हैं। इजराइल पश्चिम एशिया का ही देश है, तो इजराइल और फिलिस्तीन जो संघर्ष है अभी भी इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के प्रभावों से उबरना होगा। जो लंबे समय तक गुलाम रहे, उन्हें विकास की प्रक्रिया में आने में समय लगेगा। रंगभेद और सांप्रदायिकता बड़ी समस्याएं बनी हुई है। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित करने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रासंगिक है। अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की परंपरा हो या नाजीवादी हिटलर के द्वारा यहूदियों को मारने की घटना या अफ्रीका की गोरी सरकार के द्वारा अफ्रीका के काले लोगों के साथ नस्ल भेद करना, तो ऐसे व्यवहार है जो कि शोषण या उत्पीड़न को जन्म देते हैं। अब
चाहे अफ्रीका है, एशिया है, तो इन संघर्षों को समाप्त करने में मानवता ने काफी हद तक विजय प्राप्त की है। लेकिन जो इंसान इन सब चीजों से गुजरता है तो मानसिक और भौतिक उत्पीड़न से गुजरता है, उसके भीतर उस संघर्ष की छाप पीढ़ियों तक कायम रहती है। तो संपूर्ण न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति ये कब स्थापित होगी? जब संघर्षों की समाप्ति हो जाएगी। तो वर्तमान में अपन बात कर सकते हैं, वर्तमान के जो सरकारों के, सभी लोकतांत्रिक सरकारों के प्रयास हैं, इन सब अमानवीय उत्पीड़न को रोकने से संबंधित है और वर्तमान में संघर्ष की अपेक्षा शांति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हमें नजर आते हैं। हालांकि हिंसा की समाप्ति के प्रयास भी समय समय पर होते रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये सब शांति स्थापना के प्रयास रहे हैं।